नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा पांडे। झारखंड की टॉप 24 खबरों में आज हम बात करेंगे शिक्षा से जुड़ी खबरें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नए आदेश की, झारखंड सरकार से जुड़ी योजनाओं की और मौसम का कैसा रहेगा हाल और सोने चांदी की कीमतों की। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। तो रांची समेत राज्य के 20 जिलों में सुबह घना कोहरा रहा, लेकिन दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ हो गया। कुछ इलाके में कोहरा और बादल के कारण धुंध जैसी स्थिति बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी और पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां जिलों में बादल छाए रहेंगे। 30 दिसंबर से मौसम साफ हो जाएगा और 3 जनवरी तक आसमान पूरी तरह साफ रहेगा। बीते 24 घंटों में सरायकेला का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान धनबाद में 10.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री रहा। 30 दिसंबर से मौसम साफ होने के बाद पहाड़ों में आ रही सर्द हवा के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। नए साल के पहले सप्ताह में तापमान 3-4 डिग्री तक गिर सकता है। रांची नगर निगम में अब आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिन लोगों ने आवासीय भवन का होल्डिंग टैक्स दिया है, उनका इस व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं, उन्हें नोटिस भेजे गए हैं। नगर निगम ने 34 लोगों को इस संबंध में नोटिस जारी किया है और कहा है कि अगर वह निर्धारित टैक्स का 150% जुर्माना नहीं भरते हैं, तो उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा और उनके भवन को सील भी किया जा सकता है। इस कार्रवाई के तहत नगर निगम ने भवन मालिकों से पूछा है कि यदि उनका भवन व्यावसायिक उपयोग के लिए है, तो उन्होंने टैक्स क्यों आवासीय के रूप में दिया है। यह कदम नगर निगम के नगर पालिका अधिनियम के तहत उठाया है, ताकि सही टैक्स वसूली सुनिश्चित की जा सके। झारखंड राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर एक्टिव हो गई है। 15 जनवरी से ही प्री बजट मीटिंग की शुरुआत होगी, जो 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। राज्य सरकार ने इस बार बजट बनाने में आम लोगों की राय भी शामिल करने का फैसला किया है। अगले सप्ताह से एक पोर्टल के माध्यम से लोगों ने सुझाव मांगे जाएंगे और वहीं प्री बजट मीटिंग में विशेषज्ञों से भी राय ली जाएगी, ताकि आम लोगों के विचारों को बजट में शामिल किया जा सके। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर इस बार बजट पेश करेंगे, जो उनका पहला बजट होगा। इस बार के बजट में खासतौर पर किसानों, महिलाओं, युवाओं और अन्य सामाजिक वर्गों के लिए योजनाओं का प्रस्ताव किया जाएगा। राज्य के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जलवायु परिवर्तन, रोजगार और उद्योग में सुधार के लिए महत्वपूर्ण पहल की जाएगी। इस बार की योजना में पूंजीगत निर्माण पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। बजट प्रस्ताव 4 प्रमुख भागों में बांटे जाएंगे। राजस्व प्राप्तियां, स्थापना व्यय, केंद्रीय और राज्य योजनाओं के लिए प्रावधान। प्री बजट मीटिंग में विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों के साथ मंत्रियों की बैठक होगी। अमन साहू गिरोह के मयंक सिंह ने शनिवार दोपहर को भारत माला प्रोजेक्ट पर हुए गोलीबारी का जिम्मा लिया है। मयंक सिंह ने सोशल मीडिया पर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि बर्बरिक प्रोजेक्ट में जो घटना हुआ है वह मैंने कराया है। कंपनी वाले को मेरी ये आखिरी चेतावनी है। आपको क्या लगता है, मुझे बिना मैनेज करे आप काम करके नहीं निकल पाएंगे। मयंक सिंह ने आगे लिखा है कि हमको इग्नोर किए, इसलिए आज आपके कान का पर्दा खोलने के लिए दिवाली मनाई गई। अगली बार होली खेलेंगे, वो भी खून की। बता दें कि रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र स्थित गोला चारूपत के बरियातू के समीप शनिवार दोपहर में आपराधिक गैंग ने 5 राउंड फायरिंग की थी। इस दौरान अपराधियों ने भारतमाला परियोजना में काम करने वाले कर्मियों को भी काम बंद करने की चेतावनी दी थी। रांची के भाजपा नेता रमेश सिंह को उग्रवादी संगठन पीएलएफआई ने फोन कर धमकी दी है। देखिए, शनिवार को उनके मोबाइल पर कॉल आया, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को पीएलएफआई का सदस्य बताते हुए रंगदारी की मांग की। धमकी दी गई कि यदि संगठन को सहयोग नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रमेश सिंह ने सुखदेव नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कॉल करने वाले ने संगठन के कमांडर और अन्य सदस्यों का नाम लिया और उन्हें सहयोग देने की बात की।
आपको बता दें कि रमेश सिंह जो समाज सेवी और बिल्डर है, साथ ही मेन रोड स्थित चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और कॉल करने वाले के लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की। प्रारंभिक जांच में पता चला कि कॉल का लोकेशन बंगाल का था। यह पहला मौका है जब किसी के द्वारा सीधी कॉल कर रंगदारी की मांग की गई है। पुलिस की टेक्निकल सेल भी मामले की जांच में जुटी हुई है। पलामू जिले के किसानों को अक्सर जंगली जानवरों द्वारा फसल का नुकसान उठाना पड़ता है, खासकर हाथियों, तेंदुआ, जंगली सुअर और नीलगाय के कारण। पलामू टाइगर रिजर्व के पास स्थित इलाके में यह समस्या ज्यादा बढ़ गई है, जहां जानवर फसल से लेकर घरों तक को नष्ट कर देते हैं। ऐसे में मुआवजा प्राप्त करने के लिए किसानों को केवल एक फॉर्म भरना होता है, जिसके बाद उन्हें 1 सप्ताह के भीतर मुआवजा मिल जाता है। पलामू के वन प्रमंडल पदाधिकारी सत्यम कुमार ने बताया कि फसल, मकान या किसी की मृत्यु होने पर मुआवजे का प्रावधान है। इसके लिए किसानों को रेंज ऑफिस या वन प्रमंडल कार्यालय में एक फॉर्म भरकर जमा करना होता है। जंगली जानवरों द्वारा किसी व्यक्ति की मौत होने पर 4 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलता है, जबकि मकान को पूर्णतः नुकसान होने पर 1 लाख रुपए का मुआवजा निर्धारित है। पलामू में हाथियों के साथ साथ जंगली सुअर, नीलगाय और हिरण द्वारा भी फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता है। झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने अपनी धर्मपत्नी के साथ ऐतिहासिक मां देवड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक विकास कुमार मुंडा भी उनके साथ थे। मंत्री ने मां देवड़ी से राज्य की उन्नति, समृद्धि और शांति के लिए आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालु और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि मां देवड़ी से जुड़ा हर क्षण अत्यंत पवित्र और प्रेरणादायक है और यह आशीर्वाद राज्य की समृद्धि और जनता के कल्याण के लिए मार्गदर्शक रहेगा। स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा ने भी राज्य की तरक्की के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। पूजा अर्चना के दौरान मंदिर प्रबंधन ने अतिथियों का स्वागत किया और मंदिर के विकास योजनाओं पर चर्चा की। मंदिर के पुजारी मनोज पंडा ने विधि पूर्वक पूजा संपन्न कराई। नए साल की पूर्व संध्या और रविवार की छुट्टी होने के कारण मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। झारखंड में अब तोंद वाले पुलिसकर्मी नहीं दिखेंगे। पुलिसकर्मियों को शारीरिक रूप से फिट और चुस्त दुरुस्त रहने के लिए हर सोमवार को परेड में भाग लेना होगा। यह आदेश राज्य पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक जिला और वाहिनी में साप्ताहिक परेड का आयोजन होगा। वरीय अधिकारी भी इस परेड में आयोजन का जिम्मेदारी लेंगे और अब हर जिले में पुलिसकर्मियों को नियमित परेड में शामिल किया जाएगा। खासतौर पर दूर दराज के थाना और अनुमंडल के पुलिसकर्मी को भी स्टेशन के आधार पर परेड में भाग लेना होगा। पुलिस विभाग का मानना है कि नियमित परेड से पुलिसकर्मियों की शारीरिक दक्षता बनी रहती है और अनुशासन में सुधार होता है। पिछले कुछ समय से परेड का आयोजन नहीं हो रहा था, जिसमें पुलिसकर्मी में शारीरिक दक्षता में कमी और अनुशासनहीनता बढ़ गई। अब यह पहल पुलिसकर्मियों को चुस्त रखने और उनके कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए की गई है। अखिल भारतीय किन्नर समाज का 10 दिवसीय अधिवेशन 2 जनवरी 2025 से धनबाद के वेडिंग वेल्स नवाडी में शुरू होगा। किन्नर समाज के धनबाद सचिव श्वेता किन्नर ने जानकारी दी है कि इस अधिवेशन का उद्घाटन समाज की अध्यक्ष छमछम किन्नर करेंगी और इसका समापन 12 जनवरी को होगा। कार्यक्रम में समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी, साथ ही खास पूजा पाठशाला का आयोजन भी किया जाएगा। इस अधिवेशन में भारत भर के लगभग 5000 किन्नर हिस्सा लेंगे। 7 जनवरी 2025 को मटकुरिया से विशाल रथ यात्रा भी निकाली जाएगी, जो शक्ति मंदिर तक जाएगी। यहाँ माता रानी के दरबार में घंटा चढ़ाया जाएगा। यह आयोजन धनबाद की पहली बार हो रहा है और इसे सफल बनाने के लिए किन्नर समाज के सभी सदस्य उत्साहित हैं। समाज की अध्यक्ष छमछम किन्नर ने कहा कि यह कार्यक्रम किन्नर समाज के लिए ऐतिहासिक होगा, जिसमें यजमानों की खुशहाली और स्वास्थ्य जीवन के लिए पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं झारखंड के गिरिडीह में एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सरिया में कक्षा 9 की छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। घटना शनिवार की है, जब सरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय दलित छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। मामले का आरोपी एक नाबालिग ट्रैक्टर चालक है, जिसे पीड़िता के परिजनों और ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। घटना के संबंध में पीड़िता ने बताया कि शौच जाने के क्रम में एक नाबालिग युवक उसे जबरन झाड़ी में ले गया। यहाँ उसके छात्रा के साथ दुष्कर्म और मारपीट की गई। इस मामले में सरिया थाना प्रभारी ने जानकारी दी और इस घटना की पूरी जानकारी नहीं मिली है। अब तक पीड़ित पक्ष ने भी कोई आवेदन नहीं दिया है, जबकि एक किशोर को हिरासत में लिया गया है।
धनबाद जिले के सुदामडी थाना क्षेत्र के एक किशोरी की जहर खाने से मौत हो गई। शुक्रवार रात गंभीर हालत में किशोरी को धनबाद के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाया गया, जहां शनिवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका की मां ने पड़ोस में रहने वाली किशोरी की सहेली पर जहर देने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक शुक्रवार की उनकी बेटी और उसकी सहेली को बुलाकर कुछ समय बाद उसे उल्टियां करने की स्थिति में पाया गया। किशोरी ने बताया कि उसकी सहेली ने उसे सांप काटने की दवा पिला दी थी। मृतका की मां का कहना है कि बेटी जहर की शीशी अपनी सहेली से छीनकर घर लाकर दी थी। मृतका के पिता पुणे में काम करते हैं। घटना के बाद परिवार में शोक है। वहीं सहेली ने आरोपों को नकारते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इंस्टाग्राम पर दोस्त से बात करने रोकने एवं मोबाइल फोन छीनने की आहत नाबालिग लड़की ने सुवर्ण रेखा नदी में पूल से कूदकर जान दी थी। घटना शनिवार सुबह की है। घाटशिला थाना प्रभारी मधुसूदन ने बताया है कि परिजनों के बयान पर मऊ भंडार ओपी में मामला दर्ज कर लिया गया है। बच्ची मऊ भंडार की रहने वाली थी। परिजनों ने बताया कि लड़की किसी लड़के से इंस्टाग्राम पर बात करती थी। उसे घर वाले बार बार मना करते थे। शनिवार की सुबह वह लड़के से बात कर रही थी, तभी घर वालों ने मोबाइल छीन लिया। इसके बाद वह घर से निकल गई। सुबह 10 बजे करीब नाबालिग का शव मिला। बताया जाता है कि नाबालिग नदी में छलांग लगाने के लिए पुल के ऊपर चल रही थी। वहीं वहां से गुजरने वाले लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया, हालांकि तब तक नाबालिग कूद गई थी। झारखंड के तमाड़ थाना क्षेत्र के रांची टाटा मार्ग पर पोड़ाडी गांव के पास एक ट्रेलर ने दो बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे के दौरान एक बाइक पर 3 लोग सवार थे, जो धक्का लगने के कारण सड़क पर गिर गए। तीनों गिरने के बाद ट्रेलर की चपेट में आ गए, जिससे घटनास्थल पर ही उन तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना के समय दूसरे बाइक में 2 लोग सवार थे, जो हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए तमाड़ अस्पताल में ले जाया गया। घटना के बाद पुलिस ने तीनों शवों को अपने कब्जे में लिया और थाना लेकर चली गई। मिली जानकारी के अनुसार मरने वालों के बाइक नंबर JH05DV5481 है। ये सभी जमशेदपुर की तरफ आ रहे थे। बताया जा रहा है कि देवड़ी मंदिर के दोनों बाइकों में सवार लोगों ने पूजा की थी और इसके बाद फॉल घूमने जा रहे थे। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस गाड़ी नंबर और अन्य दस्तावेजों के आधार पर परिजनों तक सूचना पहुंचाने का प्रयास कर रही है। करणजीत शोम जाहिरनाथ प्रांगण में पहला अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। शनिवार को सोनोत सावंत इपील तारस मीरू रंगेज सोहराय माया नाड़ी एवं बिन गिरा पेड़ की स्क्रीनिंग की गई थी। इसके साथ ही फिल्मों की स्क्रीनिंग का काम पूरा हो चुका है, जिससे रविवार को सिने अवार्ड समारोह का आयोजन हुआ। इसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर एवं एक्ट्रेस, बेस्ट निर्देशक समेत अन्य पुरस्कार दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी लघु फिल्म महोत्सव आयोजन समिति में सदस्य शंकर हेब्रेम ने बताया कि रविवार को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच पुरस्कार वितरण किया गया। इसमें संताली समेत क्षेत्रीय फिल्मों के कलाकार सतरंगी मंच पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में 34वें एनुअल फ्लावर और 31वें ऑल इंडिया रोज कन्वेंशन का आयोजन 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन हॉर्टिकल्चर सोसाइटी जमशेदपुर और टाटा स्टील के द्वारा किया गया। इस प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प और पौधे की प्रजातियां प्रदर्शित की गई, जो दर्शकों को एक मनमोहक अनुभव प्रदान कर रही है। जमशेदपुर के विभिन्न हिस्सों से लोग इस आयोजन में हिस्सा लेने आए हैं। आयोजन में शामिल होने के लिए सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक लोग आ सकते हैं और उन्हें मात्र 10 रुपए का टिकट लेना होगा। 30 से 31 दिसंबर को शाम को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं, जो इस आयोजन को और भी आकर्षक बना रहा है। हजारीबाग सदर एसडीओ की पत्नी की अस्पताल में मौत के बाद परिजनों ने शव को 7 लोहसिन्हा थाने में सामने जमकर रखकर प्रदर्शन किया और वही प्रदर्शन शनिवार देर रात 10:30 बजे तक जारी रहा। परिजनों ने शव को लगभग 7 घंटे तक थाने में सामने रख आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की थी। प्रशासनिक आश्वासन मिलने के बाद घेराव समाप्त किया गया। हजारीबाग सदर एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी अनीता देवी का अंतिम संस्कार चतरा जिले के सिमरिया के बेलगड़ा गांव में किया गया, जहां सदर एसडीओ अशोक कुमार का पैतृक आवास है। प्रशासन में से आश्वासन मिला कि बहुत जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं मृतक अनीता देवी के परिजनों ने बताया कि कुछ लोग सदर एसडीओ अशोक कुमार की ओर से थाने पर आए थे। उन लोगों के साथ वार्ता के बाद सहमति बनी, जिसके बाद रविवार को अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में मायके पक्ष के लोग भी पहुंचे। झारखंड में अब निजी मेडिकल कॉलेजों को भी पोस्टमार्टम करने की अनुमति मिलने की संभावना है। जमशेदपुर स्थित मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज ने सरकार से इसकी मंजूरी मांगी है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने विधिक राय से बाद 5 संसदीय कमेटी का गठन किया है।
वहीं यह कमेटी 15 दिनों के भीतर कॉलेज का निरीक्षण कर यह निर्धारित करेगी कि वहां पोस्टमार्टम करने के लिए सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं। यदि कमेटी को आवश्यक सुविधाएं मिलती हैं तो स्वास्थ्य विभाग मणिपाल कॉलेज को पोस्टमार्टम की अनुमति दे सकता है। ऐसे होने पर यह राज्य का पहला निजी मेडिकल कॉलेज होगा जहां पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिलहाल झारखंड में केवल सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ही पोस्टमार्टम की व्यवस्था है। मणिपाल कॉलेज ने 2022 में सरकार से पोस्टमार्टम की अनुमति मांगी थी। यदि अनुमति मिलती है तो इसमें परिजनों को शव के पोस्टमार्टम के लिए दूसरे अस्पतालों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। झारखंड के गीदड़-सूद जलाशय में 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित करने का कार्य रुका हुआ है। वेंचर्स L&T लिमिटेड को यह परियोजना आवंटित की गई है, लेकिन जलाशय में कमर्शियल एक्टिविटीज चलाने वाले लोग निर्माण कार्य में बाधा डाल रहे हैं और मजदूरों को धमका रहे हैं। सिकिंदरी थाना और JBVNL को इस संबंध में सूचना भी दी गई है। कंपनी ने चेतावनी दी है कि यदि समय पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो परियोजना समय पर पूरी नहीं हो पाएगी। यह फ्लोटिंग पावर प्लांट 800 करोड़ की लागत से सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाया जा रहा है। परियोजना का उद्देश्य हटिया और नामकुम ग्रिड को बिजली आपूर्ति करना है। L&T को 7 मई 2024 को यह प्रोजेक्ट सौंपा गया था, लेकिन भुसूर और हरपुटोला में कार्य शुरू नहीं हो पाया। सिकिंदरी थाना प्रभारी ने बताया है कि कुछ ग्रामीणों का विरोध है और मामले की जांच की जा रही है। राज्य के बिरसा चौक से DPS स्कूल तक सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगर निगम द्वारा की गई। निगम की टीम बुलडोजर के साथ पहुंचकर अतिक्रमण हटाने में जुटी रही। इस दौरान दर्जनों घरों के बाहर लगे अल्बेस्टर को JCB से हटाया गया, साथ ही अवैध तरीके से लगाई गई दुकानों को भी हटाया गया। इस अभियान में नगर निगम के अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस जवान भी तैनात थे ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। नगर निगम ने इससे पहले अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस भी जारी किया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। धनबाद पुलिस को कारोबारी चेतन साव गोलीकांड मामले में एक और सफलता मिली है। पुलिस ने गैंगस्टर प्रिंस खान के एक और गुर्गे उर्फ फैजल को गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी बरवड्डा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर से की गई है। फैजल उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और उसके पास एक पिस्टल, 2 गोली और एक मोबाइल बरामद किया गया है। यह घटना 13 दिसंबर की शाम को हुई थी। सिटी SP अजित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि आरोपी के पास से बरामद पिस्टल घटना में प्रयुक्त हुआ था। उन्होंने यह बताया कि गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। हाल ही में पुलिस ने प्रिंस के 6 गुर्गे को गिरफ्तार किया था, जिसकी गिरफ्तारी के बाद चेतन साव गोलीकांड में समेत 2 अन्य मामलों का खुलासा हुआ। पुलिस की कार्रवाई जारी है और कई और गिरफ्तारियों की संभावना है। झारखंड के कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में पिछड़ा वर्ग के लगभग 91,000 छात्रों को ई-कल्याण छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाना है। इसके लिए कल्याण मंत्री ने अनुमोदन से 157 करोड़ रुपए की राशि विभाग द्वारा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अजय नाथ झा ने बताया है कि वर्ष 2022-23 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का ई-कल्याण पोर्टल नहीं खोला गया था, जबकि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान दिसंबर 2022 में शुरू हुआ था, जिससे ई-कल्याण एक शैक्षणिक सत्र पीछे रह गया था। वर्ष 2023-24 और 2024-25 में छात्रवृत्ति वितरण को पूरी तरह नियमित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस वर्ष प्री मैट्रिक के लिए 28 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 18,08,878 छात्राओं को छात्रवृत्ति मिल चुकी है। वहीं 39 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को 2023-24 में छात्रवृत्ति दी जा चुकी है, जिसमें 35 लाख प्री मैट्रिक और 4.89 लाख पोस्ट मैट्रिक छात्र हैं। झारखंड सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना शुरू की है ताकि वे अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर सके। इस योजना के तहत छात्रों को 4% ब्याज दर पर 15 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, जिसे बिना गारंटी में बैंक से प्रदान किया जाएगा। इसका उद्देश्य उन छात्रों को मदद करना है जो आर्थिक कारणों से अपनी पढ़ाई छोड़ने को मजबूर होते हैं। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 30% राशि छात्रों को रहने, खाने और अन्य खर्चों के लिए दी जाएगी। लोन की अवधि 15 साल है, जिसमें कोर्स की अवधि और 1 साल का अतिरिक्त समय शामिल है। 4 लाख रुपए तक के लोन पर कई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी, जबकि 4 लाख रुपए से अधिक से लोन पर 5% मार्जिन मनी होगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का झारखंड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है और उसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इसके साथ ही 12वीं पास छात्र इस योजना के पात्र हैं। आवेदन के लिए स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और बैंक खाता विवरण जैसे दस्तावेज आवश्यक होंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार फिलहाल खरमास चल रही है, जिसके कारण लोग शुभ कार्यों से बच रहे हैं, जिससे सोने और चांदी की मांग असर पड़ रहा है। और देखिए, रांची के सफरा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 73,150 रुपए प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट सोने की कीमत 76,810 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी की कीमत प्रति किलो 1 लाख रुपए से स्थिर बनी हुई है। व्यापारी मनीष शर्मा के अनुसार सोने के भाव में गिरावट देखी जा रही है। 22 कैरेट सोने की कीमत में 150 रुपए की कमी आई है, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत में 160 रुपए की गिरावट आई है।
झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने नए साल में सस्ते और किफायती आवास देने की योजना बनाई है। राज्य के विभिन्न जिलों में जैसे रांची, धनबाद, देवघर, पलामू और पश्चिमी सिंहभूम में लगभग 1000 फ्लैट और मकान तैयार हैं, जिन्हें लॉटरी के जरिए बेचा जाएगा। इसके अलावा कई जिलों में बोर्ड की बेकार पड़ी जमीन को स्थानीय भूमिहीन और बेघर लोगों को आवंटित करने की योजना है। आवास बोर्ड ने अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के बजाय नरम रुख अपनाने का निर्णय लिया है। यदि कोई कब्जाधारी अपने कब्जे का उचित कागजात से प्रमाणित करता है तो उसे नियमानुसार आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा विस्थापित लोगों भी बसाए जाएंगे। इस योजना से झारखंड में लंबे समय से आवास की तलाश कर रहे लोगों को एक नया अवसर मिलेगा।